बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एलिमेंट्री फंक्शंस जो हैं वो डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो एलिमेंट्री फंक्शन में हमने इससे पहले कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम। कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम होता क्या है। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो था वो एक 1-to-1 फंक्शन नहीं था। क्यों वो एक 1-to-1 फंक्शन नहीं था? वो कहते हैं क्योंकि 1-to-1 फंक्शन क्या होता है कि सेट ए की सारे के सारी इमेजेस सेट बी में बन रही हों, ठीक है। तो हम अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 1-to-1 फंक्शंस को देखें तो जेड प्लेन के सारी इमेजेस जो हैं वो डब्ल्यू प्लेन में बननी चाहिए, ठीक है। अब हम जेड प्लेन में वैल्यूज़ ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, फिर जेड नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं पहली वैल्यू Z1, फिर Z1 प्लस आयोटा 2 पाई, Z1 प्लस आयोटा 4 पाई ले लेते हैं अप टू सो ऑन। ये सारी की सारी जो है वो हमारे पास मैप करेंगी जाकर W पे, एक वैल्यू पे। लेकिन 1-to-1 फंक्शन क्या कहता था? 1-to-1 फंक्शन होता है कि हर फंक्शन की हर एलिमेंट की एक इमेज सेट बी में मौजूद होनी चाहिए। लेकिन हमारा तो सारे के सारा मैप जो है वो एक पॉइंट पर जाकर कह रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो एक 1-to-1 फंक्शन नहीं होता है। फंक्शन भी यही कहता है व्हाट इज़ फंक्शन, मतलब कि हर सेट ए की इमेज सेट बी में बननी चाहिए। 1 की इमेज ए बन रही है, 2 की इमेज बी बन रही है एंड 3 की इमेज सी बन रही है। तो ए के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस बन रही हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक फंक्शन है। इसके बाद आपके पास टॉपिक है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं कि आपके पास सेट ए के किसी एक एलिमेंट की 2 इमेजेस सेट बी में बन रही हो। 1 की इमेज ए बन रही है, 1 मैप कर रहा है ए पे, 2 मैप कर रहा है बी पे, 3 मैप कर रहा है सी पे और 3 की मैपिंग डी पे भी जा रही है। तो हम ऐसे फंक्शन को मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। इसके बाद हम मल्टी वैल्यूड कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम देख लेते हैं कि मल्टी वैल्यूड कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम क्या होता है। फॉर जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0 वी डिफाइन मल्टी वैल्यूड फंक्शन लॉग एज इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन लॉग को उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स कहते हैं। कि मतलब कि अगर आप लॉग ऑफ z लें तो आपके पास w आए। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन के साथ अगर आप उस w का एक्सपोनेंट लें तो वो आपके पास z आए। मतलब कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। जब हमने z का लॉग लिया तो हमारे पास w आया, लेकिन जब हमने w का एक्सपोनेंट लिया तो आपके पास आंसर z आए। तो ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स रिलेशन है। वी नो फ्रॉम प्रीवियस डिस्कशन कि z जो होता है वो x प्लस अयोटा y के इक्वल होता है, w जो होता है वो e की पावर z के इक्वल होता है। e की पावर में x प्लस अयोटा y किया तो हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आती है। ये जो है वो हमने नेक्स्ट आगे यूज़ करनी है कि एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ एल एन जो है यहाँ पे ये नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ डब्ल्यू प्लस अयोटा रियल वैल्यू जो है वो एल नेचुरल लॉग मॉड ऑफ डब्ल्यू है, जो इमेजिनरी वैल्यू है आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू प्लस 2n पाई उसका पीरियड, आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू उसका एंगल और 2n पाई उसका पीरियड जो है वो चोकर है। और ये जो हमारे पास पूरा है ये w के इक्वल होता है। अगर हम लॉग ऑफ डब्ल्यू लॉगरिथम ऑफ डब्ल्यू की बात करें, ये हमारे पास लॉग ऑफ डब्ल्यू है तो मतलब लॉगरिथम ऑफ डब्ल्यू। और अगर हमारे पास एल एन आ रहा है तो मतलब कि नेचुरल लॉग। अब लॉग ऑफ डब्ल्यू आपके पास नेचुरल लॉग मॉड ऑफ डब्ल्यू प्लस अयोटा आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू प्लस 2n पाई के इक्वल होता है। इफ वी डिनोट द डोमेन एलिमेंट बाय जी, अगर हम इसके डोमेन एलिमेंट को डिफाइन करें बाय जी से, देन लॉग ऑफ जेड, अगर हम यहाँ पर हमने w लिखा, लॉग ऑफ w लॉगरिथम ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, अगर हम इसको पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम इसे कहते हैं। अगर हम w को इसे z से जो है वो रिप्लेस कर दें तो लॉग ऑफ z, यहाँ पर w है तो यहाँ पर लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस अयोटा आर्गूमेंट ऑफ w था तो अयोटा आर्गूमेंट ऑफ z हो गया प्लस 2n पाई उसका पीरियड एज इट इज़ आ गया। फिर हम कहेंगे कि जो हमारे पास लॉग ऑफ z है ये तो हमारे पास एक लॉगरिथम की वैल्यू आई है कि हम इस तरह, अब आप लॉग ऑफ जेड को उसके पीरियड के बगैर अगर करें तो नेचुरल लॉग ऑफ जेड प्लस अयोटा आर्गूमेंट ऑफ जेड लिखेंगे तो हमारे पास लॉग ऑफ जेड आ जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम क्या होती है? फॉर जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0 वी डिफाइन लॉग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम बाय लॉग ऑफ जेड प्लस इक्वल टू, ये हमारे पास जो फार्मूला आया है ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम का आया है। लॉग ऑफ जेड
नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जेड। इसके आगे हम एक एग्जांपल देखेंगे, होप सो फिर आपको अच्छे से समझ आए। अब डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तमाम नॉन ज़ीरो जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो उसे डोमेन कहते हैं। और रेंज क्या होती है? रेंज होता है किसी भी फंक्शन की आपने लॉग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम के में अभी हमने फार्मूला देखा कि नेचुरल लॉग मॉड ऑफ जेड प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जेड के इक्वल होता है। और उसके लिए एक कंडीशन है कि हमेशा जो आर्गूमेंट ऑफ जेड है वो माइनस पाई से पाई के दरमियान में लाई करता है। माइनस पाई से पाई के दरमियान में माइनस पाई लेस देन आर्गूमेंट ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू पाई। मतलब अगर आप इसको जेड प्लेन पर जो है वो एक्सप्लेन करें तो जेड से वैल्यूज़ डब्ल्यू प्लेन पर जब बनेंगी तो आपके पास माइनस पाई से पाई वैल्यूज़ है। माइनस पाई आपका जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर आएगा और पाई जो है वो आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगा 180 का एंगल, ठीक है। और वो जब आपके पास लेस देन और इक्वल टू साइन का साइन आ गया मतलब आपके पास पाई माइनस पाई की वैल्यूज़ जो है वो इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन पाई और माइनस पाई के दरमियान में जितनी वैल्यूज़ आएंगी वो इसका आर्गूमेंट ऑफ जेड होगा। लेकिन माइनस पाई इंक्लूड नहीं होता, पाई इंक्लूड होता है क्योंकि वहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का साइन है। सो रेंज ऑफ लॉग ऑफ जेड इज़ डब्ल्यू इज़ माइनस पाई। अगर आपने इसकी रेंज लिखनी है तो आर्गूमेंट ऑफ जेड असल में हमारे पास क्या है? एक इमेजिनरी वैल्यू है। आर्गूमेंट ऑफ जेड के साथ आई लिखा है मतलब कि एक इमेजिनरी वैल्यू ऑफ w and less than or equal to pi होगा। अब log of z is a single valued function with from non zero complex number to the fundamental period strip। अब जो हमारे पास log of z है, हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम है, ये एक सिंगल वैल्यू फंक्शन है टू द और उस सिंगल वैल्यू फंक्शन है किसके साथ? उसके साथ एक पीरियड स्ट्रिप आती है 2n पाई, जैसे हमने देखा था वो उसका पीरियड होता है। यहाँ हम आगे पीरियड्स को देखेंगे कि पाई/4 पीरियड फर्स्ट क्वाड्रेंट में पीरियड चेंज होता है, सेकंड में हम जो है वो चेंज होता है, थर्ड में चेंज अप टू सो ऑन पीरियड चेंज होते जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फंडामेंटल पीरियड स्ट्रिप क्या होता है। फंडामेंटल पीरियड स्ट्रिप में उसने वही चीज़ें एक्सप्लेन की हैं जिससे पहले हम ये वाला फार्मूला भी देख चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल लॉग मॉड ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू जो है वो डब्ल्यू के इक्वल होता है और हमारे पास इसका पीरियड माइनस पाई से पाई होता है। देन मैप जो है वो 1 to 1 होता है, मतलब कि कम्प्लेक्स लॉगरिथम में आपका फंक्शन की मैपिंग जो है वो 1 to 1 होती है, लेकिन कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में मैपिंग 1 to 1 नहीं होती। द मैप एक्सपोनेंशियल फंडामेंटल पीरियड स्ट्रिप FPS फंडामेंटल पीरियड स्ट्रिप से कॉम्प्लेक्स में से ज़ीरो को निकाल दें इज इनवर्स ऑफ लॉग। मतलब कि आपका जो एक्सपोनेंशियल है वो लॉग का इन्वर्स है। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ जेड, आप एक्सपोनेंशियल ले रहे हैं और लॉग ले रहे हैं तो हमेशा से एक्सपोनेंशियल लॉग को कैंसिल कर देता है तो आपके पास आंसर सिर्फ ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह अगर आप लॉग ले रहे हैं और एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड ले रहे हैं तो आपका लॉग एक्सपोनेंशियल को कैंसिल कर देगा और आपके पास आंसर सिर्फ जेड आ जाएगा। इसके बाद हमें पता है कि लॉगरिथम ऑफ जेड जो है वो इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ जेड प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जेड के। एंड ये भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू प्लस एओटा आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू प्लस 2n पाई जो है वो डब्ल्यू के इक्वल होता है। सो अब आपने क्या करना है? एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ जेड जो है वो आपके पास एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ जेड प्लस एओटा आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है वो आपके पास जेड के इक्वल आ गया। मतलब कि अगर आपने एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम ऑफ जेड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ जेड बतानी है तो एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग का में जेड का मॉड प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जेड, ये हमारे पास टोटल वैल्यू जो है हमने यहाँ पे देखा था एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ जेड हमारे पास जेड के इक्वल आता है तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है यहाँ पर जेड के इक्वल आएगी। सिमिलरली वो शो द अदर कंपोजिशन। इसी तरह से हमने एक कंपोजिशन को सॉल्व किया, कौन सी वाली को? एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ जेड को सॉल्व किया। अब हम लॉग एक्सपोनेंशियल जेड को सॉल्व कर लेते हैं। वो भी इसी तरह फंडामेंटल पीरियड स्ट्रिप में से की मैपिंग हो रही है कॉम्प्लेक्स में, और कॉम्प्लेक्स में से ज़ीरो को निकाल के बाकी सब पे मैपिंग हो रही है। इज़ इन्वर्स ऑफ लॉग, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि फंडामेंटल पीरियड स्ट्रिप में मैपिंग हो रही थी कॉम्प्लेक्स पे इज़ इन्वर्स ऑफ लॉग और वो लॉग का इन्वर्स था और हमने कह दिया था कि जो एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ जेड है वो जेड के इक्वल है। इसी तरह हम कहेंगे कि जो लॉग एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड है वो भी जेड के इक्वल है, तो इसको भी आपने प्रूव कर लेना है। फाइंड द हमारे पास एग्जांपल आ गया, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ लॉग ऑफ 2 प्लस एओटा 2 एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 2 प्लस एओटा 2। हमें पता है कि लॉग ऑफ जेड का फार्मूला क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ जेड प्लस एओटा आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस 2 एंड पाई उसका पीरियड आ गया, और आपके पास लॉग ऑफ जेड का जो लॉगरिथम ऑफ जेड है उसका क्या फार्मूला होता है? नेचुरल लॉग ऑफ जेड प्लस एओटा आर्गूमेंट ऑफ जेड। उसने आपको जेड दे दिया है, हमने इसका मॉड ले लिया। आपके पास मॉड लेने से 2 का स्क्वायर 8 एंड 2 अंडर रूट 2 आपने फिर इसका आर्गूमेंट
फिर आपने इसका आर्गूमेंट फाइंड कर लेना है। आर्गूमेंट मतलब कि आपका 2 जो है वो एक्स एक्सिस पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और आपके पास वाई की वैल्यू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो आप कहेंगे कि हमारे पास जो आर्गूमेंट है, जो उसका एंगल है वो π/4 आ रहा है। लॉग ऑफ जेड आप वैल्यूज़ पुट कर लेंगे फार्मूले में, नेचुरल लॉग ऑफ जेड प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जेड आपके पास फार्मूला था, तो आपने नेचुरल लॉग ऑफ 2√2 आपके पास आया नेचुरल लॉग उसका, एंड आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है वो π/4 आया। यहाँ पर आप लिखेंगे 2√2। इसी तरह से लॉग ऑफ जेड आपने लिखना है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 आप वैल्यूज़ फार्मूले में पुट कर देंगे, उसका पीरियड भी जब इंक्लूड हो जाएगा। सिमिलरली दोनों चीज़ें सेम ही हैं। अब आप देखें कि जो लॉग ऑफ जेड है, नेचुरल लॉग ऑफ जेड प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जेड के इक्वल है। ये एक सिंगल वैल्यू फंक्शन है, लेकिन अब जब आप लॉग ऑफ जेड देखें और ये हमारे पास पीरियड भी आ जाए तो यहाँ पर ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। प्रॉपर्टीज़ होती हैं लॉग की कि वो कंटिन्यूटी भी को भी शो करता है और वो डिफरेंशियबिलिटी को भी शो करता है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कंटिन्यूटी को। उससे पहले हमारे पास है log of z बिकम नेचुरल log of x व्हेन रिस्ट्रिक्टेड टू रियल नंबर, कि जो हमारे पास log of z है ये नेचुरल log बन जाता है x जब हम रियल नंबर्स पर उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मतलब आपका y जो है वो इस जगह पर 0 हो जाता है। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y होता है। log ऑफ z के लिए आपके पास ये फार्मूला होता है। हमने y की जगह पर 0 पुट कर दिया, देन आपके पास z जो है वो इक्वल टू x आ गया। तो मतलब आप वैल्यू log ऑफ z को x से रिप्लेस कर दें तो log ऑफ x नेचुरल log ऑफ x प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ x हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद और आर्गूमेंट आप जैसे लिखते हैं, आर्गूमेंट में आप इस थीटा इस तरह से फाइंड करते हैं, टेंजेंट इनवर्स था y ओवर x, तो y तो आपका 0 हो गया, तो आपके पास पूरा का पूरा आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z जो है वो 0 हो जाएगा और आपके पास log ऑफ x जो है वो नेचुरल log ऑफ मॉड ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। अब हम अगर जो हमने कहा था कि log ऑफ z बिकम log ऑफ x रिस्ट्रिक्टेड टू रियल नंबर्स, तो ये वैल्यू इसका आंसर यस है कि हमने इसको प्रूव भी कर दिया। तो हमारा log ऑफ x जो है वो नेचुरल log ऑफ x के इक्वल आया। हमारे पास y की कोई वैल्यू नहीं आई, कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं आई। इसके बाद आपके पास कंटिन्यूटी ऑफ log ऑफ z, हम कंटिन्यूटी ऑफ log ऑफ z देख लेते हैं। इमेज ऑफ log ऑफ z इज़ वन शीट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कि आपके पास जो log ऑफ z की इमेज है ये वन शीट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बनेगी। मतलब अगर आप इसको देखें, आपके पास कोई भी आप वैल्यू ले रहे हैं log ऑफ z की, तो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर का जो है वो आंसर आएगा, वन कम्प्लेक्स नंबर का आंसर आएगा। ग्राफ ऑफ log ऑफ z लुक्स लाइक मैनी शीट्स। ग्राफ जो होता है इसका ऐसे शो कराता है कि इसके अंदर बहुत सी शीट्स प्रेजेंट है। हम इसका ग्राफ देख लेते हैं एक दफ़ा से। ये आपके पास इसका ग्राफ हो गया कि आपके पास बहुत सी शीट्स जो हैं वो बदली जाती हैं, लेकिन आपके पास जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू की शीट आएगी वो हमेशा वन शीट प्रोवाइड करेगा। इसके बाद हम इसके डिफरेंशियबिलिटी को किस तरह से शो कराएंगे log ऑफ z के केस में। z जो है वो आपके पास r e आयोटा की पावर में आयोटा थीटा के इक्वल होता है। पोलर फॉर्म हम डिफरेंशियबिलिटी में चेक करने लगे हैं। r और थीटा जो है वो पोलर फॉर्म होती है और x और y जो है वो कार्टेशियन फॉर्म होती है। अगर हम इस z की वैल्यू है r e की पावर आयोटा थीटा, अगर हम इसके ऊपर लॉगरिथम अप्लाई करें तो वो आएगा नेचुरल log ऑफ मॉड ऑफ r प्लस आयोटा थीटा आएगा। यहाँ आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि log ऑफ z इक्वल आएगा u r थीटा प्लस आयोटा v r थीटा। मतलब कि आपने नेचुरल log ऑफ r को u, रियल वैल्यू को u और इमेजिनरी वैल्यू को r से रिप्लेस कर दिया और r और थीटा उसकी पोलर फॉर्म हो गई है। वेयर u r थीटा जो है वो आपके पास नेचुरल log ऑफ r और v जो है वो v r थीटा जो है वो आपके पास इमेजिनरी वैल्यू थीटा है। उसके बाद आपके पास कम्प्लेक्स लॉगरिथम है। इफ़ w इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ z इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन, a branch f is any single valued function f naught that is continuous in some domain। अगर आपका w एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है और आपकी जो ब्रांचेज आ रही हैं f की वो एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन f नॉट दे रहा है, तो वो कंटिन्यूस होगा उसकी डोमेन में एक्सेप्ट परहैप्स एट द बाउंड्री के अलावा सारे कहीं जो है वो कंटिन्यूटी को शो करेगा। एट ईच पॉइंट जी इन द डोमेन इट असाइन वन ऑफ द वैल्यू, हर पॉइंट जी पर हमें एक वैल्यू मिलेगी। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम में मल्टी वैल्यूड फंक्शन में हमारे पास फार्मूला होता है log ऑफ z नेचुरल लॉग, ये हम इससे पहले 2-3 दफ़ा पढ़ चुके हैं। हैज़ ब्रांचेज
इनफाइनाइट ब्रांचेस। मतलब कि आपके पास जो ये फार्मूला है इसकी इनफाइनाइट ब्रांचेस आती हैं, लेकिन आपके पास जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है उसके लिए आपके पास एक सिंगल ब्रांच आती है, वन शीट आती है, वन फॉर ईच इंटीजर वैल्यू ऑफ एन लेट एन। आपके पास फंक्शन जो है वो F0, F1, F2 इनफाइनाइट ब्रांचेस जो है वो आपके पास log of z की बनेगी। अब कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम में नेगेटिव रियल एक्सिस इज़ द ब्रांचेस जो है वो नेगेटिव रियल एक्सिस पे भी जो है वो ब्रांचेस जो है वो फंक्शन को कट करती हैं। ईच पॉइंट ऑन द ब्रांच कट इज़ ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और जहाँ पर ब्रांचेस जो है वो कट कर जाती हैं, मतलब आपके वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास दो वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आ जाती हैं एक ही फंक्शन के अंदर, तो आप कहते हैं कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो गया। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम कोरस्पोंड टू जस्ट वन ब्रांच दैट इज़ F0। जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम है LOG, जिसे आप प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम कहते हैं, हमेशा इसकी जो ब्रांच है वो कोरस्पोंड करती है F0 पे। सो वी कैन से कि log of z इज़ डिसकंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट ऑफ नेगेटिव रियल एक्सिस। आपके पास एक थ्योरम है, फंक्शन ऑफ z जो है वो यू आर थीटा के इक्वल है अयोटा वी आर थीटा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। बी डिफाइंड थ्रू आउट द नेबरहुड ऑफ ए नॉन जीरो। आपके पास जी नॉट जो है कि पोलर फॉर्म लिखी है। एंड सपोज द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन u एंड v विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा। अगर आप इसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ले लें तो वो एग्जिस्ट करता है इन द नेबरहुड, उसके नेबरहुड में इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। दोज पार्शियल डेरिवेटिव आर कंटिन्यूस एट r नॉट थीटा नॉट सेटिस्फाई पोलर फॉर्म ऑफ काशी रीमान इक्वेशन। मतलब आपके पास जो ये इक्वेशन है z नॉट इक्वल टू r e की पावर में अयोटा थीटा, ये काशी रीमान इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। किस तरह से सेटिस्फाई करेगी? आप r ले लें, मतलब आप डेरिवेटिव लें u का विद रिस्पेक्ट टू r और उसको r से मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा v ऑफ थीटा की वैल्यू जो है वो इक्वल आएगी। इसी तरह आप v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लें और उसको r से मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा u ऑफ थीटा की इक्वल आएगी, तो काशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देन अगर आप फंक्शन का प्राइम ले रहे हैं तो वो भी एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू आपके पास e की पावर में माइनस अयोटा थीटा ur प्लस अयोटा vr आएगी, वेयर द राइट साइड इज़ टू बी एवेलुएटेड एट r नॉट एंड थीटा नॉट। log of z जो है वो आपके पास इसके इक्वल है इन द पोलर फॉर्म में आप देख रहे हैं। देन u r थीटा आपके पास नेचुरल लॉग और v r थीटा आपके पास थीटा के इक्वल होता है, और उसको एक कंडीशन होती है वो हमेशा पाई और माइनस पाई के दरमियान में लाई करता है। अब आपने देख लेना है कि ये जो हमने कहा कि r u r v थीटा के इक्वल होता है, ये किस तरह से इक्वल होता है। आपने u r जो है वो आपके पास है नेचुरल लॉग ऑफ r, आपने u r का डेरिवेटिव ले लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है। तो नेचुरल लॉग ऑफ r का आप डेरिवेटिव लेंगे तो 1/r आ जाएगा, और अगर आप u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ r आपका 0 हो जाएगा और आपके पास थीटा की वाली कोई वैल्यू ही नहीं है। इसी तरह आप v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेंगे तो v वाली वैल्यू जो है वो आपके पास थीटा है, तो आपके पास v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r ले रहे हैं तो वो 0 हो जाएगा। जब v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं तो आपका आंसर थीटा जो है वो 1 हो जाएगा। अब r कर दें, आप r वाली वैल्यू के साथ r मल्टीप्लाई कर दें तो r डॉट 1/r से कैंसिल हो जाएगा, r आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपके पास और कौन सी वैल्यू में 1 आंसर आया, तो v थीटा का आंसर भी तो 1 ही आया, तो हम कहेंगे कि r v थीटा के इक्वल है। इसी तरह से आप माइनस r v r कर दें, वी आर को r से मल्टीप्लाई कर दें तो वी आर आपका 0 आया, r को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही आएगा। तो आपके पास u थीटा का भी आंसर 0 आया, तो r अगर हम इसको माइनस r कर दें, आपके पास काशी रीमान इक्वेशन माइनस vx के इक्वल आती थी इन कार्टीजियन फॉर्म में, तो माइनस r भी आपके पास u थीटा के इक्वल है, दोनों की वैल्यू सेम आई हैं। इसके बाद आपके पास है, अगर आप log ऑफ z का डेरिवेटिव लेते हैं तो e की पावर में माइनस अयोटा थीटा u r प्लस अयोटा v r, तो u r नेचुरल log ऑफ r 1/r बन जाएगा, प्लस अयोटा 0 बन जाएगा, आपने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। इस तरह से आपने log ऑफ z जो है वो e की पावर में माइनस अयोटा थीटा, जब वो डिवाइड होगा तो 1/e की पावर में अयोटा, ये आपके पास e की पावर माइनस अयोटा थीटा जब नीचे आएगा तो आपके पास e की पावर प्लस अयोटा थीटा हो जाएगा। इसके बाद अब e की पावर अयोटा अयोटा थीटा आपके पास z के इक्वल होता है, तो 1/z, और आपकी कंडीशन वही है कि अगर आपका r बड़ा है 0 से और आपका थीटा जो है वो पाई और माइनस पाई के दरमियान में है। आपके पास z1 और z2 दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आगे आपके पास थ्योरम है, और जो आपके पास log z1 z2 का दो मॉड है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन है वो उसकी ऐड करें तो वो इक्वल होता है, और अगर आप डिवाइड करें तो वो दोनों माइनस के इक्वल होता है। लॉगरिथम की ये प्रॉपर्टी होती है, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही
रही हो तो वो एडिशन के बराबर होती हैं, और अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये इससे पहले भी आप पढ़ चुके हुए होंगे। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं, या आपने इसका प्रूफ देख लेना है। लॉग Z1 Z2 जो है वो नेचुरल लॉग Z1 Z2 के इक्वल है, आयोटा आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 के इक्वल है। नेचुरल लॉग ऑफ Z1 Z2 हमने इसको ओपन करके लिख लिया। इसी तरह आयोटा आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 उसको ओपन करके लिख लिया। देन नेचुरल लॉग ऑफ Z1 को आयोटा आर्गूमेंट ऑफ Z1 के साथ नेचुरल लॉग ऑफ Z2 को आयोटा आर्गूमेंट ऑफ Z2 से, ये आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग Z1 और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ Z2 आ जाएगी। ये आपका प्रूफ हो गया। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि वो लॉग Z1 Z2 के इक्वल है, तो आपने एक दफ़ा इसको देख लेना है। इसके बाद इसी तरह से इसकी डिवीजन वाली है कि अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो वो उसकी सब्ट्रैक्शन के इक्वल होती हैं। तो ये आपके LMS पे जो है वो उन्होंने सॉल्व नहीं किया हुआ, ये मैंने सॉल्व कर दिया। उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे आपने एडिशन का सॉल्व करना है, आपने इसको भी एक दफ़ा से देख लेना है। मैं आपको थोड़ा जूम करके एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ठीक है, आप नेक्स्ट देखते हैं। डज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी होल्ड फॉर लॉग ऑफ जेड के, क्या ये प्रॉपर्टी लॉग ऑफ जेड के लिए होल्ड करती है कि जो लॉग Z1 Z2 प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग के लिए होल्ड करती है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक वेदर द अबव कंडीशन होल्ड्स आर नॉट। Z1 आपके पास -1 है, Z2 आपके पास -2 है। आपने ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर लेनी है लॉग फार्मूले में। तो Z जो है वो आपके पास -1 है, तो लॉग ऑफ -1 इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ -1 का मॉड प्लस एयोटा आर्गूमेंट ऑफ -1। तो -1 नेचुरल लॉग ऑफ -1 अगर आप करें तो हमेशा आंसर 0 आएगा, और आर्गूमेंट ऑफ -1 आपके पास पाई आंसर देगा, तो आपके पास अयोटा पाई आ गया। और अपने Z2 आपके पास -2 के इक्वल था। अब आपने -2 पुट कर लिया, तो -2 जो है वो मॉड जो है वो माइनस को प्लस कर देता है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 हो गया प्लस एयोटा आर्गूमेंट ऑफ -2। आपके पास एयोटा पाई आ गया। आपके पास एक का आंसर जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस एयोटा पाई, और एक का आंसर आपके पास एयोटा पाई आया है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो इक्वल नहीं आई हैं, तो हम कहेंगे कि हमारी कंडीशन जो है वो होल्ड नहीं करती। ये था आपके पास कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। आपके जो LMS पर जो है ये टोटल 5 वीडियो लेक्चर्स हैं कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम के, और वो हैं 22 से 23 मिनट्स के। तो उनको भी शॉर्ट करके ये जो है वो एक वीडियो लेक्चर जो है वो आपका 22 का बन रहा है। अगर मैं इससे मज़ीद शॉर्ट करूँगी तो वो ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। आप इसी वीडियो लेक्चर को एक दफ़ा ध्यान से देख लें, तो वो आपके 5 वीडियो लेक्चर जो हैं वो कवर हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपको अच्छा समझ आया होगा। अगर आपको सही समझ आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच।